नमस्कार, इतना स्वदेश में कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और मैं अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ। मंथली एक्सपायरी से पहले हम देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में कह सकते हैं कि मूड अच्छा देखने को मिला और बाजार अगर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद नहीं हुआ तो उसके आसपास ही बंद होने की कोशिश करता रहा। इन तमाम मुद्दों पर अगले आधे घंटे में चर्चा होगी, लेकिन इस शो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस शो में आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। दर्शकों के हम तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे जो जानकार जुड़ते हैं वो आपकी मदद करते हैं। आप भी शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, यूट्यूब पे जाइए। आप चाहें तो यूट्यूब पे कल की तैयारी शो देख सकते हैं। वहाँ पे आप कल की तैयारी में अपने सवाल भेजिए। यहाँ कई दर्शक जो है सिर्फ अपने यूजर आईडी लिखते हैं, अपना नाम जरूर लिखें जिससे कि हमें पता चले कि आप कौन हैं और कहाँ से आप सवाल भेजें। इसके अलावा कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो में किस भाव पे ये तमाम जानकारी वहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका व्हाट्सअप करना है। स्क्रीन नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9136934056 पे जो है आप अपना नाम, शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में, किस भाव पे आपने लिया है, क्या नजरिया, ये तमाम जानकारी भेज दिए। एक तरीका और है कि कल की तैयारी आपको लिखनी है। सोशल मीडिया पेज पे जाइए, ट्विटर और फेसबुक को फॉलो कीजिए। वहाँ पे इतना स्वदेश को और वहाँ पे केकेटी लिख के स्पेस देके फिर आप अपना सवाल भेज दीजिए। ये कई सारे तरीके आपको हमने बताया जिसके जरिए आप इस शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने मुश्किलों को आसान कर सकते हैं और जो हमारे साथ जानकार जुड़ेंगे वो आपके मुश्किलों को आसान करेंगे। और आज जो दो जानकार जुड़ेंगे, किरण जानी और राजेश अग्रवाल जुड़ेंगे, जिनसे हम ये समझेंगे कि भारतीय बाजारों में अब यहाँ से क्या मूड बनता हुआ दिख रहा। क्योंकि आज हमने देखा कि बाजार में थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिखी। अगर बाजार को देखें तो निफ्टी का इंट्राडे का हाई जो है 19,366 था और कमोबेश कह सकते हैं कि 19,300 होल्ड करने में कामयाब रहा। ज़्यादातर शेयरों में तेजी थी। दो स्टॉक्स देखिए फटाफट जिसकी दम पे हम देख रहे हैं कि अगर ये दोनों स्टॉक्स आज चल रहे होते तो बाजार में तेजी और देखने को मिलती। एक रिलायंस दिखाइए। रिलायंस में हमने देखा कि जैसे एजीएम की शुरुआत हुई उसके शेयर में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी का ये टॉप लूजर आज के ट्रेड में बना, दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ। इसका एक दबाव देखने को मिला। दो शेयर और देखिए, खासतौर पर एफएमसीजी सेक्टर से एचयूएल, आईटीसी, इन दोनों शेयरों ने भी आज बाजार पर दबाव बनाया। इन दोनों शेयरों में भी आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। अगर ये दोनों शेयर चलते तो हो सकता था बाजार में थोड़ी मजबूती और देखने को मिलती। खासतौर पर रिलायंस ने दबाव बनाया, आईटीसी भी देखिए दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। अब कुछ शेयर जिसने बाजार को संभालने की कोशिश की, एचडीएफसी बैंक देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। काफी दिनों के बाद 1% से ज्यादा की तेजी आज के ट्रेड में एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली। ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में आज खरीदारी थी। मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा दो ऐसे शेयर थे इंडेक्स में जहां की थोड़ी मजबूती देखने को मिली और खरीदारी देखने को मिली। कुछ सेक्टर्स की बात की जाए, जिस सेक्टर्स में बात करूँगा, कुछ सेक्टर जिसमें आज खरीदारी देखने को मिली। भले ही बाजार इंडेक्स में हमने देखा कि ऊपरी स्तर थोड़ा सा नीचे आया, हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ है। निफ्टी देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। 44,610 का इंट्राडे में हाई था, 44,201 का लो था। अच्छी बात यह है कि 44,500 के ऊपर एक समय ट्रेड कर रहा था, उसके आसपास बंद हुआ, बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन कई सारे सेक्टर्स थे जो आज ट्रेड कर रहे थे। सबसे पहले रेलवे सेक्टर्स की मैं बात करूँ, टैक्समेको रेल देखिए एक शानदार रैली देखने को मिली आज के ट्रेड में। इसके अलावा रेलटेल देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। और राइट्स देखिए, 3 रेलवे स्टॉक्स जहाँ पे हमने आज के ट्रेड में एक रफ्तार बनते हुए देखा। 14% की मजबूती रेलटेल में देखने को मिला। टैक्समेको रेल देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती। राइट्स में देखिए, वहाँ भी करीब 4% की मजबूती देखने को मिली है। कुछ और सेक्टर्स देखिए जहाँ आज के ट्रेड में खरीदारी लौटती हुई। ऑटो स्टॉक्स देखिए, वापस से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा है। गैब्रियल देखिए, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। प्रिकॉल में खरीदारी देखने को मिली, जहाँ हेवी वेट 2 व्हीलर 4 व्हीलर स्टॉक चल रहे थे, ऑटो स्टॉक्स भी चल रहे थे। गैब्रियल, प्रिकॉल, मिंडा कॉर्प, जमुना ऑटो जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली थी। जिस तरीके से हमने देखा हेवी वेट ऑटो स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली, वहां से खरीदारी देखने को मिली। अब माइनिंग से जुड़े दो शेयर देखिए, यहां हमने देखा आज का मजबूती देखने को मिली, अच्छी मजबूती देखने को मिली। जीएमडीसी और एमओआई, इन दोनों शेयरों में भी आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि छोटे मझोले शेयरों में इंडेक्स से अलग जो शेयर्स हैं वहाँ लगातार खरीदारी का रुझान बना हुआ, मजबूती बनी हुई है। अब ये समझते हैं कि ये क्या संकेत दे रहा है और क्या मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार थोड़ी और मजबूती दिखा सकता है। किरण जी और राजेश जी, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए और अगले आधे घंटे तक तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। किरण, क्या हो रहा है ये बाजार में? वापस से हम जिस तरह से मोमेंटम थोड़ा जनरेट होता हुआ दिख रहा है, खरीदारी देखने को मिली, क्या ये मान के हम चले कि एक्सपायरी जो है इस महीने के सबसे ऊपरी स्तर के आसपास होगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का टोन देखें तो जैसे जिस तरह से आपने एक समरी अभी हमें सबको बताई कि ओवरऑल मार्केट का अंडरटोन जो है वो बुलिश है। डेफिनेटली मिड कैप और स्मॉल कैप में या तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी काफी अच्छी है, काफी अच्छे स्टॉक, काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इंडेक्स के बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि एक रैली अपसाइड में आ सकती है लुकिंग एट द एक्सपायरी। अब इंडेक्स की अगर हम पर्टिकुलरली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस अपने 50 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं।
लेकिन बैंक निफ्टी को 100 डेज मूविंग एवरेज का अच्छा एक सपोर्ट है। कहीं ना कहीं नेगेटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न या तो नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनी हुई है डेली चार्ट के ऊपर, तो जब तक 44,800 के ऊपर नहीं जाएगा उससे पहले कोई बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं कॉशियस थोड़ा रहिए आप बैंक निफ्टी के अंदर। 44,600 44,800 एक सप्लाई जोन रहेगा, जैसे ही वो सप्लाई जोन क्रॉस करेगा वहां से एक अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। नहीं तो बाय ऑन डिप्स एक रेंज के अंदर है मार्केट, ऊपर में 44,600 44,800 सेल का जोन रहेगा, नीचे में 44,000 जो है वो बाई का जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, तो रेंज में रहेगा मार्केट। निफ्टी की बात करूं मैं, निफ्टी में कहीं ना कहीं हेवी वेटेड शेयर जो है जैसे रिलायंस हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, उसकी वजह से निफ्टी एक अंडर परफॉर्मेंस में है या तो एक साइडवेज मार्केट के अंदर है। लेकिन यहाँ पे हम लोअर एंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 19,200 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पुट बेस भी अच्छा है। सो निफ्टी में डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 19,200 का स्टॉप लॉस आप रखिए और एक्सपायरी के टाइम पे 19,400 के आसपास हम ये मंथली एक्सपायरी आए ऐसा हमें लग रहा है, तो निफ्टी के अंदर डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करना है। तो निफ्टी में गिरावट आती है, 19,200 के आसपास आता है, खरीदारी करके चल सकते हैं, फिर 19,400 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। राजेश सर, काफ़ी दिनों के बाद मुझे लगता है कल की तैयारी में आप जुड़े हैं। अब जिस तरीके से ये ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है कि हम देख रहे हैं कि इंडेक्स का भले जो चाल हो, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में लगातार तेजी है। मिड कैप शेयर तो रिकॉर्ड ऊंचाई पे इंडेक्स कारोबार कर रहा है, ये कुछ संकेत दे रहा है क्या सर? गुड आफ्टरनून आप सभी को। आपने सही कहा कि जहां लार्ज कैप हो या फ्रंट लाइन इंडेक्स हो, उसमें कोई विशेष मूवमेंट दिख रही नहीं है, और मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो पूरे हफ्ते में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में 60-70 पॉइंट की गिरावट थी पूरे हफ्ते को मिला करके, और निफ्टी में भी उतनी ही गिरावट थी। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप 1.5-2% तक की बढ़त के साथ बंद हुआ था। आज भी हमने देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी चल रही है। इंडेक्स की दिक्कत ये आ रही है कि डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास बैठा हुआ है, 10 ईयर यील्ड 4.25 के आसपास बैठी हुई है, और एफआई की लगातार सेलिंग हो रही है। अगस्त महीने में ही अगर कही जाए तो शुक्रवार तक 15,820 करोड़ के आसपास की सेलिंग हो चुकी थी, जो पिछले 5 महीने की लगातार बाइंग के बाद के ये आंकड़े हैं। हालांकि डीआई ने सपोर्ट दिया, 17,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है, लेकिन सेंटीमेंट जो है वो निफ्टी में खराब बना हुआ है। एक दायरे में फंसा हुआ बाजार है। अच्छी बात यह है कि 9,250 जो ईएमए है निफ्टी का, वहां से सपोर्ट शुक्रवार को लिया और ऊपर की तरफ चलता हुआ बाजार नजर आया। जब तक ये निफ्टी 9,555 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम समझते हैं कि एक दायरे में फंसा रहेगा। 18,950 और 19,555, ये एक थोड़ा सा लंबा दायरा बता रहे हैं, ये इंट्राडे के लिए नहीं बता रहे हैं, थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए, मध्यम से लंबी अवधि के लिए। ये दायरे से जब बाहर निकलेगा निफ्टी तो किसी तरफ का रुख लेगा। हाँ, आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही है, जैसे अभी आप बता रहे थे रेलवे में बहुत मूवमेंट बनी हुई है, माइनिंग में बनी हुई है, ऐसे कई पॉकेट्स हैं जहां पे अभी भी बाइंग चल रही है। तो ये रहा तो कि कुछ सेक्टर्स है जिस पर नजर बना के चलिए और अलग अलग सेक्टर्स में खरीदारी हो रही है। और राजेश जी ने काफ़ी दिनों के बाद जुड़े हैं, तो मैं पक्का उनसे 1 या 2 शेयर जरूर पूछूंगा जहां उनको लगता है कि थोड़ा नज़रिया लंबा रखते हैं तो मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, और हमने यूट्यूब से तमाम अपने दर्शकों के सवाल लिए हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजे थे। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं, बस अपना नाम जरूर लिखिए। करमिंदर जी का सवाल है, बिरला सॉफ्ट के 170 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 475 रुपये के भाव पे। नज़रिया उनका छोटा है, केवल 3 महीने के नज़रिए से वो जानना चाहते हैं कि बिरला सॉफ्ट में क्या करना चाहिए। एक शानदार रैली देखने को मिली है इस शेयर में, हमने देखा है। क्या राय होगी किरण बिरला सॉफ्ट पे आपकी? सो ओवरऑल बिरला शॉप की अगर हम बात करें, उनका छोटा नजरिया है 3 से 6 महीने के लिए, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, डेली चार्ट के ऊपर भी मल्टीपल फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। 460 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, और लुकिंग एट वीकली चार्ट तो कहीं ना कहीं ऊपर में 550 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, 460 का स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हैं। ये शेयर सीधे तौर पर होल्ड करके चलिए, 500 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अगला सवाल अंकित अग्रवाल का है, पीडीलाइट के 2 शेयर है 2550 रुपये के भाव पे। हालांकि इनके भाव से खरीद भाव से शेयर थोड़ा नीचे है, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसने एक शानदार रिटर्न दिया है। फेविकॉल इन्हीं का ब्रांड है। राजेश जी, रिटर्न इनको मुनाफा मिलेगा? देखिए, अगर इनकी अवधि थोड़ी सी लंबी हो तो बिल्कुल मिलेगा। कंपनी के बहुत शानदार ब्रांड्स हैं, रूरल में अच्छी मार्केट पकड़ी हुई है, और सबसे अच्छी बात है जो क्रूड हालांकि बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी $80 के आसपास पिडलाइट जैसी कंपनी को बहुत सहायता करता है अपने नंबर्स ठीक करने में। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये कम से कम 2650-2700 तक ये स्टॉक आने वाले 2 क्वार्टर्स में जा सकता है, तो बने रहने की सलाह रहेगी।
सकता है शेयर में, थोड़ा सा नजरिया आपको लंबा रखना होगा। नमन जी का सवाल है चंडीगढ़ से, उन्होंने सवाल पूछा इन्फोसिस के 50 शेयर के पोर्टफोलियो में 1334 रुपये का वापस। इस सवाल का जवाब भी मैं फटाफट राजेश जी से ही लेता हूँ। राजेश जी, शेयर जो है धीरे धीरे चलता है सीढ़ी की तरफ, अगर मैं सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूँ, गिरता लिफ्ट की तरह है, क्या करें शेयर पे? देखिए, आपने जो कहा कि गिरता लिफ्ट की तरह और चलता सीढ़ी पर है, तो वो मेरे ख्याल से अभी जो हालिया दिनों में आईटी के प्रति थोड़ा-सा नरम रुझान हो गया, उस वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं। था आप देखो तो कोविड के बाद ऐसा लग रहा था कि आईटी से बढ़िया कोई सेक्टर ही नहीं है और एक शानदार रिटर्न सारी आईटी कंपनीज ने दिया था। बट आगे जाते हुए भी मुझे लगता है कि जो फ्रंट लाइन की आईटी कंपनीज है, खास करके इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां, ये बहुत अच्छा रिटर्न देंगी। इस लेवल्स पे वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए हैं, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और साल दर साल ये लोग बायबैक वगैरह अनाउंस करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी को अगर साल भर का नजरिया हो तो स्टॉक में न केवल बने रहना चाहिए, बल्कि गिरावट में ऐड भी कर सकते हैं। 1800 रुपए का टारगेट आप आने वाले 1 साल में रख सकते हैं। और खरीदारी करके चल भी सकते हैं आप। 1800 तक का लक्ष्य आपको 1 साल के नज़रिए के हिसाब से रखना होगा। अर्जुन शर्मा का सवाल है पीएनबी के 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 63 रुपये 30 पैसे के भाव पे हमने देखा है कि सरकारी बैंकों के शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। किरण, पीएनबी देखिए 2020 के बाद सबसे ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, हालांकि इनके भाव खरीद भाव से थोड़ा सा नीचे है। क्या राय होगी, यहाँ से जो मोमेंटम है ये आगे बढ़ता हुआ दिखेगा या एक बार के लिए इनको लगता है स्विच कर जाना चाहिए? पीएनबी का अगर आप चार्ट देखें तो जैसे आपने बहुत ही सही तरीके से बताया कि 2020 के बाद पहली बार अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं जब स्टॉक के अंदर गिरावट आई थी तो 57, 55 एक क्लस्टर सपोर्ट था, उसके तोड़ने के बाद हमने देखा कि नीचे में 26 रुपए तक की गिरावट आई थी। अब उस क्लस्टर रेजिस्टेंस को उसने बहुत अच्छे से क्रॉस कर दिया है, काफी दिनों से कंसोलिडेट भी हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि होल्ड रखना चाहिए। ओवरऑल जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो नीचे में 57 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप ऊपर में 71, 72 तक की एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो हमारे हिसाब से पीएनबी होल्ड रखना चाहिए 57 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड कीजिए, 57 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ शेयर में मजबूती और देखने को मिल सकती है। अगला जो सवाल है माता दिन का राजस्थान से है। यूपीएल के 194 शेयर के पोर्टफोलियो में 628 रुपये के भाव पे ये एक ऐसा शेयर है राजेश जी जो इस साल चला ही नहीं, चला तो चला क्या, लोगों को नुकसान भी अच्छा खासा करा, रिजल्ट हमने देखा खराब देखने को मिला और हर बार नतीजों के बाद शेयर में दबाव देखने को मिला। इस साल के निचले स्तर पे, सबसे निचले स्तर पे ये कारोबार कर रहा है, क्या राय होगी आपकी यूपीएल पे? देखिए, बहुत शॉर्ट टर्म में तो ऐसे कोई ट्रिगर्स इसमें दिख रहे नहीं है जिसमें बुलिशनेस कही जाए, बट अगर आप लंबी अवधि में देखो तो इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत विशाल है और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनका कारोबार फैला हुआ है। जिस तरीके के मॉनसून के रुझान आ रहे हैं अनइवन, कहीं पर बहुत ज्यादा कहीं पर बहुत कम, मुझे लगता है कि यूपीएल जैसी कंपनी को थोड़ी सी दिक्कत इस क्वार्टर में बनी रहने वाली है। तो अगर आपका बहुत लंबी अवधि का नजरिया ना हो तो निकल जाए, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखें 12 से 18 महीने का, तो 700 के टारगेट मान के आप चल सकते हैं। तो छोटी अवधि का नज़रिया हो तो आप इससे निकल जाए, लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया है तो फिर शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है, फिर आपके रिटर्न आता हुआ दिखेगा। राजेश जी, अगर छोटी अवधि का नज़रिया है और आप निकलने की सलाह दे रहे हैं तो मैं थोड़ी देर के बाद आप एक स्टॉक जरूर बताएंगे जिसमें वो स्विच कर सकते हैं, अभी मत बताइए, थोड़ी देर के बाद। राजेश सर जी, एक शेयर जो स्विच करने के लिए आप थोड़ी देर में पक्का बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, रेलवे के स्टॉक्स में बहुत अच्छा रुझान बना हुआ है, प्राय सभी रेलवे के स्टॉक बहुत अच्छी उछाल भर रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जिसने बहुत अच्छी बढ़त दिखाई नहीं है और वो आईआरसीटीसी। राजेश सर, मैं आपको रोकूंगा, इस स्टॉक में आपसे जरूर पूछूंगा। वजह यह है कि एक स्पेशल बिगुल बजाएंगे हम, इसके लिए स्टिंग बजाएंगे ताकि हमारे व्यूअर को पता चले कि राजेश सर ने एक शानदार शेयर बताए हैं। उससे पहले एक सवाल और फटाफट ले लेते हैं। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, जिसपे हमारे एक दर्शक ओम प्रकाश जी ने पूछा है मेरठ से, 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में 61 रुपये के भाव पे इनको मुनाफा हो रहा है ठीक ठाक है, क्या राय होगी किरण इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पे? कौन सा स्टॉक है? इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग अभी ये करीब 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की अगर हम बात करें तो ओवरऑल टेक चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं काफी अच्छे पैटर्न
ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। काफी अच्छे ब्रेकआउट लेवल के आसपास उन्होंने एंट्री ली हुई है, तो यहाँ पे जिस तरह के डेली चार्ट है, जिस तरह के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से 58 या 57 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनेगा उनके, वो स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड रखना चाहिए। और ऊपर में कहीं ना कहीं इनको 84 85 तक के लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए। ओवरऑल मेटल में हमें लग रहा है कि रिसेंटली जो एक नीचे के लेवल्स आए थे वहां से रिटेस्टिंग करके स्टॉक में और या तो इंडेक्स में काफी अच्छा एक मूवमेंट हम अपसाइड देख सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए 57 के स्टॉप लॉस के साथ। 57 रुपीज़ का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। 88-90 तक का लक्ष्य इस शेयर में देखने को मिल सकता है। हमने कई सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, अब बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स के। और माता दीन जी, आपके लिए स्पेशली मैं राजेश सर से सवाल पूछने वाला हूँ। यूपीएल में इन्होंने कहा कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया तो स्विच कर जाइए। दरअसल राजेश सर, यही वीआईपी स्टिंग का मैं इंतजार कर रहा था कि ये बच जाएगा, उसके बाद जो है हमारे दर्शकों को पता चल जाएगा राजेश सर ने क्या बताया। अब बताइए सर, कौन सा शेयर है, क्या टारगेट आपको लग रहा है यहाँ से? देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छी बढ़त बनी हुई है, क्योंकि रेलवे में जो एलोकेशन इस बार सरकार की तरफ से बजट में हुए थे वो हाईएस्ट एलोकेशन हुए थे और प्राय सब में अच्छी बढ़त देखी गई। कुछ कुछ स्टॉक तो 8-10 गुना हो गए पिछले 1-1.5 साल के अंदर। लेकिन आईआरसीटीसी को अगर आप देखो तो उसने बिल्कुल भी बढ़त दिखाई नहीं है, बहुत हल्की फुल्की कोई बढ़त आई है एज कम्पेयर टू, अगर पीयर ग्रुप के शेयर को कंपेयर करो तो कुछ खास बढ़त है नहीं। 4 डिवीजन में ये काम करती है, टिकटिंग, केटरिंग, रेल नीर, टूरिज्म में, और सारे डिवीजन बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। FY23 में अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज आया था। पैट जो है बॉटम लाइन 51% जंप के साथ आई थी। पहली तिमाही में हालांकि नतीजे अच्छे आए, लेकिन टिकटिंग के कारोबार से उतने अच्छे रुझान नहीं आए, दूसरे डिवीजन से अच्छे आए थे। तेजस और वंदे भारत इनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो रिसीवेबल डेज थे, जो इंडियन रेलवेज पहले बहुत डिले में पेमेंट करती थी कुछ दिनों के बाद, अब 68% का जो बिलिंग है वो दूसरे दिन इनके आ जाता है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो गई। एक्सपेंशन ये रेल नीर में कर रहे हैं, जो कि 15 लाख लीटर डेली का इनका कैपेसिटी है, उसको ये 18.5 लाख लीटर की कर रहे हैं FY25 तक। टिकटिंग में इनकी मोनोपोली है, वाटर में इनकी मोनोपोली है, टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, डेट फ्री कंपनी है। मुझे लगता है कि छोटी अवधि से मेरा मतलब है 1-2 महीने या 3 महीने में 730-740 तक जा सकता है। बट मैं यही सलाह दूंगा कि इसे कम से कम साल भर के नजरिए के साथ खरीदारी करें। तो आईआरसीटीसी एक शेयर खरीदारी करने की सलाह, छोटी अवधि में 2 से 3 महीने में 730-740 तक जा सकता है, लेकिन 1 साल के नजरिए से राजेश जी का सीधे तौर पे ये निवेदन है कि आप खरीदारी कीजिए, 1 साल के नजरिए से खरीदारी कीजिए, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। राजेश जी, इसलिए मैंने आपसे स्टॉक पूछा था क्योंकि हमारी टीम ने ये बताया था कि आप कोई वीआईपी स्टॉक्स नहीं बताऊंगा। मैंने कहा राजेश जी आ रहे हैं तो मैं तो उनसे वीआईपी स्टॉक्स पूछ के ही मानूंगा, क्योंकि उनके बताए स्टॉक्स में एक अच्छा रिटर्न देखने को तो मिलता ही है, और वो मैंने कर दिया अपना काम। अब किरण जी से समझते हैं। किरण जी, आपकी तरफ से कौन से शेयर्स होंगे? तो हमारी तरफ से 2 कॉल है, 2 हमारी तरफ है। एक जो है वो मिड कैप से है और दूसरा कॉल है वो लार्ज कैप की तरफ से है। पहला जो मिड कैप जो स्टॉक है वो है वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल के आप अगर डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे आपको दिख रहा है कि क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफी समय से स्टॉक 390-380 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। लास्ट 2-3 दिन से उसके ऊपर क्लोजिंग है विथ वॉल्यूम, तो हमें लग रहा है कि वैभव ग्लोबल में लॉन्ग करके जाना चाहिए। 390 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 410 तक के हमारे टारगेट है, 380 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वैभव ग्लोबल के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो एक्सिस बैंक के अंदर है, एक लार्ज कैप बैंक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले जो गिरावट आई थी उसको अच्छी तरह से रिटेस्टिंग करके 20 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक बड़ी सी राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट कह सकते हैं। सो 990 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1015 तक के हमारे टारगेट 1-2 दिन में आ सकते हैं और 980 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे एक्सिस बैंक के। तो 2 स्टॉक्स खरीदारी करने की सलाह दी। एक वैभव ग्लोबल खरीदारी कीजिए, 410 रुपये तक का लक्ष्य होगा। इसका एक्सिस बैंक में उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है, 1015 रुपये का लक्ष्य होगा। इसमें स्टॉप लॉस 980 रुपये का आपको लगाना है। 2 शेयरों की राय दी और राजेश सर ने आईआरसीटीसी में खरीदारी करने की सलाह दी। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, अब बात करते हैं कल के अहम ट्रिगर्स की। और ट्रिगर्स बताने के लिए मेरे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए कौन सा अहम ट्रिगर्स है?
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूएस कॉन्फ्रेंस बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करते हैं तो जुबिलेंट फूडवर्क्स भी हमारे रेडार पर रहेगा उनके एजीएम के लिहाज से। अगर अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो एसबीएफसी फाइनेंस ये कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी और कंपनी के नतीजे है कल, और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर ज़रूर रहेगा। इसके अलावा जिलेट इंडिया के भी नतीजे एक्सपेक्टेड है कल, तो इसे भी अपने रेडार पर आपको ज़रूर रखना होगा। कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें काफ़ी एक्शन हो रहा है। मिसेस बेक्टर्स का इन्वेस्टर डे है कल, तो ओवरऑल मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है कंपनी को लेकर, कंपनी के क्या ग्रोथ आउटलुक है, ओवरऑल इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। इसके अलावा तत्व चिंतन भी हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि कंपनी कंसिडर करने वाली है और अप्रूव करने वाली है इशू प्राइस उनके इक्विटी शेयर्स पे जो इशू होने वाले हैं क्यूआईपी के बाद। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे कि कल दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च होने जा रही है नितिन गडकरी के हाथों। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया के मैचेस है वर्ल्ड कप 2023 में, उसके टिकट्स जो है वो सेल पर जाएंगे मास्टर कार्ड यूजर्स के लिए। और आखिर में हीरो करिश्मा XMR 210 की लॉन्च होने जा रही है कल। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया बामाक्षी, वे तमाम बड़े ट्रिगर्स बताने के लिए। कहते हैं जैसे पुछल्ले खिलाड़ी होते वैसे लास्ट में अब जो है स्मॉल एसबीएफसी फाइनेंस और जिलेट के नतीजे आने वाले कल, उस पर भी नज़र होगी। राजेश और किरण, मैं आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए और बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों की मुश्किलों को आसान करने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। उम्मीद करते हैं कि मंगलवार का सत्र भी बाजार के लिए मंगलमय हो। तब तक के लिए नमस्कार।